टाटा नैनो एक ऐसी मेड इन इंडिया कार थी जिसे दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल कार बनना था और ये हुआ भी, लेकिन फिर भी इसके बाद ये कार फ्लॉप हो गई और लोगों ने लगाए हुए अपेक्षाओं पर ये गाड़ी खरी नहीं उतर पाई। लेकिन हाल ही में टाटा नैनो के कारण टाटा ग्रुप को 760 करोड़ रुपीस प्लस 11% इंटरेस्ट कई सालों के लिए जो लगा हुआ है वो मिलने की बात गवर्नमेंट ने कही है और ये एक आर्बिट्रल अवार्ड होगा जो कोर्ट ने टाटा ग्रुप को कलेक्ट करने के लिए कहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अवार्ड है इसकी पूरी राशि वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट को पे करनी होगी और ये देश के इतिहास के अंदर का आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्बिट्रल अवार्ड है। लेकिन ये नैनो से कैसे जुड़ा है? टाटा मोटर्स ने कई सालों पहले वेस्ट बंगाल के अंदर सिंगूर प्लांट सेटअप किया था जिसके अंदर टाटा नैनो का प्रोडक्शन होना था, लेकिन यहाँ पे काफी लॉसेस हुए, प्रोटेस्ट हुए, पॉलिटिकल एंगल की वजह से ये प्लांट बंद करना पड़ा और उसके वजह से देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। आने वाले सालों तक फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से कतराने लगी। लेकिन ये सारा इतिहास क्या है और ये 760 करोड़ प्लस 11% इंटरेस्ट मिलकर जो अबाउट 1500 करोड़ की राशि बनती है वो कैसे टाटा ग्रुप को मिल रही है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पूरी कहानी डिटेल में समझनी पड़ेगी। कंट्रोवर्सी की जड़ है टाटा नैनो, जो साल 2005 में लो कॉस्ट टाटा एस ट्रक के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में टाटा मोटर्स ने डेवलप करने का डिसीजन लिया था और इंडिया में अफोर्डेबल व्हीकल्स की डिमांड को ये कंपनी समझ गई थी। ऑब्वियसली यही एक रीजन नहीं था। रतन टाटा जी ने एक फैमिली को देखा था जो कि एक स्कूटर के ऊपर बारिश के दौरान मल्टीपल लोगों को लेते हुए ट्रैवल कर रही थी और स्किड होने की वजह से एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण कार की नेसेसिटीज एक मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड के लिए जरूरी है, ये टाटा ग्रुप ने समझा था और इसके लिए सारी नॉन एसेंशियल चीजों को हटाकर एक बहुत ही अफोर्डेबल कार डेवलप की गई थी। यह लो कॉस्ट इंडियन लेबर फीचर्स की कटिंग के साथ नैनो का सेलिंग प्राइस ₹1 लाख रख दिया गया था, जो अगर आज के स्टैंडर्ड से भी कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली उस समय पर भी ये कुछ महंगी नहीं थी क्योंकि बाइक्स जो है वो 50-60 हज़ार रुपए तक पहुंच जाती थी। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इतनी सस्ती कार का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाएगा, इसकी फैक्ट्री कहाँ होगी। काफी विचार विमर्श के बाद में टाटा मोटर्स ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर को चुना इस प्लांट को बनाने के लिए और ये इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल आजादी के बाद से डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही थी। यानी यहाँ पे धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसके पॉलिसीज के कारण वेस्ट बंगाल जो वन ऑफ द रिचेस्ट राज्य हुआ करता था देश के अंदर का, वो डी इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू किया था क्योंकि कंपनीज यहाँ पे बड़ी वाली जो होती है उनको प्रमोट नहीं किया जाता था और छोटी छोटी हाउस होल्ड बिजनेसेस को और छोटी कंपनीज को एक यूनियनाइज तरीके से चलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब ना होना, इंडस्ट्रीज का कम होना, ये दिक्कतें आ रही थी। पर 21वीं सेंचुरी के आगमन के साथ वेस्ट बंगाल में सर्विस सेक्टर ग्रो होने लगी थी और बस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़े बूस्ट की जरूरत थी, जिसके कारण टाटा ग्रुप ने यहाँ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा और वेस्ट बंगाल सरकार ने खुद ही टाटा को लैंड अलॉट कर रही थी और खुद यहाँ पर बंगाल सरकार ने ही टाटा ग्रुप को लैंड अलॉट की थी सिंगूर में अपने प्लांट को बनाने के लिए। इसके बाद साल 2007 में टाटा ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए गए लैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। यहाँ एक हाई वैल्यू प्लान रखा गया था जहाँ सिंगूर को एक मिनी ऑटो सिटी बनाने के दावे रखे गए थे और अप्रोक्सीमेटली 70 वेंडर्स को भी यहाँ पर अपने शॉप सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने दी गई जमीन पर टाटा ग्रुप फैसिलिटीज बनाने वाली थी। यानी ना सिर्फ यहाँ पर मेन नैनो प्लांट, लेकिन जो सप्लाई चेन है, यहाँ पर जो रहेंगे लोग, ये सब चीजें सोचते हुए काम किया जा रहा था। इनिशियली टाटा ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पर विचार किया था। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टाटा पे ही थी ताकि क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि टाटा इतनी सस्ती कार का मास प्रोडक्शन कर पाएगी। और अपने आप को प्रूव करने के लिए टाटा ग्रुप ने सिंगूर में जो प्लांट का काम शुरू किया था वहां पर टाटा नैनो का प्रोटोटाइप प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। साल 2008 में यहाँ से नैनो कार्स बाहर रोल आउट होने वाली थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी इनिशियली टाटा के इस प्लांट के विरोध में चलने वाले कुछ प्रोटेस्ट को एक बहुत बड़ा फ्यूल मिला और ये एक बड़ा रूप ले लेती है। और ये प्रोटेस्ट उन्हीं फार्मर्स के समर्थन में किया जा रहा था जिनकी जमीनों पर ये प्लांट बनाया गया था। अब प्रोटेस्ट का निष्पक्ष कारण जाने तो पहले आपको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में फार्मलैंड्स की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो देखिए, वेस्ट बंगाल जहाँ कई सालों तक नक्सल टेररिज्म का शिकार यहाँ के लोग थे, वहां पर एक बहुत लंबे समय तक सीपीआई मार्क्सिस्ट नाम की कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनाती थी, जिनकी पॉलिटिक्स बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स इनके विरोध में ही काम करती थी क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग पूरी जनता को दबाते हैं और छोटे बिजनेस ही एक अच्छे डेवलप्ड इकोनॉमी का बैकबोन बनती है। इसलिए यहाँ किसी भी इलेक्शन में जॉब्स का कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था। पॉलिटिशियंस ने खुद यहाँ हमेशा
लैंडलेस किसानों को फ्री में फार्मलैंड देने के वादे किए, अपने एजेंडा के अंदर इसी तरीके के प्रोमिसेस रखे और बंगाल को एक एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया और उसे बनने में मदद भी की। स्टेट में बड़े इंडस्ट्रीज न अवेलेबल होने के कारण फार्मलैंड्स को या किसी भी नॉर्मल जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि जमीन ही आपका पेट भर रही थी। इसलिए जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किसानों से उनकी जमीन लेकर टाटा ग्रुप को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अलॉट की, तब किसी भी किसान या लैंड ओनर ने इसके एक फायदे का सौदा नहीं समझा और इसके कुछ ठोस कारण भी थे। पहला कारण ये था, जिस जमीन पर यह प्लांट बनाया गया था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन थी और इसका इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए किया जाना था, ऐसी बात कही गई। दूसरी बात, यहाँ की शिंगूर के नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करने के आरोप टाटा ग्रुप के ऊपर लगे और इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर बहुत लोगों को तकलीफ होगी, ऐसा कहा गया। साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी थी कि टाटा ग्रुप ने इस फैक्ट्री में सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि बाहर की स्टेट्स के लोगों को भी जॉब के लिए बुलाया था, जिसके कारण अपने खेतों पर फुल्ली डिपेंडेंट रहने वाले किसानों को लैंड बेचना जो वो नहीं चाहते थे वो बेचना भी पड़ा, साथ साथ कोई जॉब की भी गारंटी नहीं थी। यहाँ वेस्ट बंगाल के तब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पर आरोप लगे कि उन्होंने एक्वायर किए गए 912 एकड़ जमीन में से कई लैंड पार्सल्स बिना लैंड ओनर के कंसेंट के टाटा को अलॉट कर दिए है। ऊपर से यहाँ सरकार द्वारा टाटा मोटर्स को दिए गए कंसेशंस को भी पब्लिक नहीं किया गया था और जो भी कंसेशंस थे वो बिहाइंड द डोज हुए। हालांकि वेस्ट बंगाल सरकार ने भी 1984 की लैंड एक्विजिशन एक्ट का हवाला देते हुए इस लैंड एक्विजिशन को लीगल ठहराया। पर ये प्रोटेस्ट एक विराट रूप ले लेती है जब ऑपोजिशन पार्टीज में तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। इस आंदोलन को नागरिक अधिकार और मानव अधिकार समूह, लीगल बॉडी जो अलग अलग है, सोशल एक्टिविटीज जो है जैसे कि मेधा पाटकर, अनुराधा तलवार, राइटर अरुंधति रॉय, महेश्वेता देवी, सक्रिय रूप से समर्थन दिया। अगर मैंने ये जो सारे नाम लिए हैं इनके बारे में आप जानते हो और अगर थोड़ा बहुत न्यूज में अपडेट रखते हो तो आप सब जानते हो कि ये जो सारे नाम है इन्होंने कहीं ना कहीं देश के अंदर, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम और कैनाल प्रोजेक्ट हो, कई दूसरे इंपॉर्टेंट रोड एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो और कोई भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको हमेशा से विरोध किया है और 10 साल के प्रोजेक्ट्स को 50 साल तक खींचा है। इसके अलावा अन्य इंटेलेक्चुअल्स में रुचित शाह जैसे कवि, कलाकार, शुभा प्रसन्ना, थिएटर, फिल्म और पर्सनालिटीज जैसे कि शाओली मित्रा, अपर्णा सेन आदि ने भी सहयोग दिया। सरकार ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए लैंड में फेंसिंग करवाई और राज्य पुलिस की मदद से उनके प्रवेश को यहाँ पे रोका। करंट वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी उस वक्त इस प्लांट के विरोध में 26 डे के हंगर स्ट्राइक पे भी चले गए। यहाँ पुलिस और रूलिंग पार्टी ने CPIM के वर्कर्स को फेंस लैंड को प्रोटेक्ट करने का काम किया। वहीं पर TMC पार्टी के वर्कर्स और अन्य कई प्रोटेस्टर्स ने एग्रेसिवली टाटा ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई सारी चीजें की और इस दौरान दोनों गुटों के बीच में झड़प भी हुई और एक स्थानिक टीनेजर की प्रोटेस्ट के दौरान मृत्यु भी हो गई और हत्या का दोष CPIM पार्टी के प्रमुख वर्कर्स पर जाता है। इस प्रोटेस्ट के कारण फैक्ट्री बहुत दिनों तक बंद पड़ी रहती है, जिससे टाटा नैनो का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। टाटा को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, जिसके कारण 23 सितंबर 2008 को आखिरकार टाटा हार मान जाते हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों से और वेस्ट बंगाल के शिंगूर से निकलने का डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन टाटा मैनेजमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लिया जाता है। फिर अक्टूबर 3 को ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि टाटा शिंगूर वेस्ट बंगाल के अपने प्लांट को बंद कर रही है और खुद रतन टाटा ने कोलकाता के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जहां पर ये अनाउंसमेंट की गई। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल की ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा लीड किए गए प्रोटेस्ट पर अपने फ्रस्ट्रेशन को भी व्यक्त किया था। अब टाटा मोटर्स एक बहुत बड़े संकट में थी क्योंकि उन्हें साल 2008 के अंदर ही नैनो को रोल आउट करना था और उनकी फैक्ट्री के पास काम करने का कोई ठिकाना नहीं था। ये बात याद रखना जरूरी है कि अभी तक टाटा नैनो दुनिया के सामने अनवीर हुई थी, लाखों लोगों ने बुकिंग्स की थी और लोग इस गाड़ी का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने आज के डेट में भी जाना होगा कि कोई अगर आप प्रोडक्ट बहुत हाइप करते हो लेकिन उसके एक्चुअल लॉन्च में डिले कर देते हो तो हाइप डाई आउट हो जाती है और लोग स्केप्टिसिज्म के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अब टाटा ग्रुप को इफेक्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन उसी समय आज इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा टाटा को अपने प्लांट को बनाने के लिए गुजरात के सानंद में शिफ्ट करने के लिए इनवाइट किया गया और कहा गया कि उनको फैक्ट्री सेट करने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। टाटास ने भी ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और गुजरात के सानंद में सिर्फ 14 मंथ्स के अंदर एक न्यू फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। इनफैक्ट ये उस समय पर दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री शिफ्टिंग्स में से एक थी क्योंकि उस समय के बेकार इंडियन रोड्स के ऊपर कंटेनर बाय कंटेनर जो भी पूरे फैक्ट्री मशीनरी और इक्विपमेंट्स थे उनको सिंगूर से भेजा गया गुजरात और 14 महीनों की डिले के बाद में फाइनली गुजरात की फैक्ट्री बनी। अब यहाँ टाटा नैनो को सक्सेसफुली लॉन्च तो कर लिया गया था लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सिंगूर की वजह से बाद में बाहर है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था वेस्ट बंगाल की इमेज। वेस्ट बंगाल की इमेज पहले
से ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कारण एंटी इंडस्ट्रियल थी। हालांकि पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की थी, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से टाटा जैसे बड़े ग्रुप अगर काम नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली छोटी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरने लगी और मेजर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्टेट के अंदर आना बंद हो गई और इकोनॉमिक स्लो डाउन वेस्ट बंगाल के अंदर और ज्यादा होने लगा। एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका जो वेस्ट बंगाल को मिला था वो उनके हाथ से निकलकर गुजरात के हाथ में चला गया और कई सारे प्राइवेट कंपनीज जो सप्लाई चेन के अंदर हिस्सा बनते इस नैनो को बनाने के लिए वो भी यहाँ पर नुकसान में रहे और गुजरात को इस क्विक सेटअप का फायदा हुआ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ टाटा मोटर्स को ही, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तब उनको कहीं ना कहीं पर नए प्लांट में जीरो से शुरुआत करनी थी। टाटा नैनो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक रिस्की और हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, मार्जिन यहाँ पे ज्यादा होने नहीं वाले थे। ग्रुप ने 750 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉस के तौर पे झेले। बाद में नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली और खर्चा आया। लोगों को डिलीवरीज उस समय पर बुक की गई थी टाटा नैनो जो लोगों के द्वारा वो 7-8 महीने के डिले के साथ में लोगों को मिल रही थी और ये रीजन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बना टाटा नैनो के फेलियर का। लोग कई बार बोलते हैं कि नैनो के फेलियर के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इस गाड़ी की मार्केटिंग का, जहां पर इसे चीपेस्ट कार के तौर पर बताया गया। लेकिन ये एक रीजन होने के बावजूद लाखों लोगों ने इसकी बुकिंग्स की थी, क्योंकि इंडिया उस समय पर एक ब्रांड कॉन्शियस या इमेज कॉन्शियस मार्केट नहीं था। 8-9 महीने की डिलीवरी, स्पेशली उस जमाने में जब भारत के अंदर ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीदते थे और प्राइवेटाइजेशन होके भी दशक हो चुके थे, तो वहां पे 8-8 महीने रुकने की आदत किसी को नहीं थी। और ये भी बहुत बड़ा एक रीजन बना नैनो के फेलियर क्या, क्योंकि जब तक लोगों को गाड़ी हाथ में मिलने लगी तब तक इसकी जो मेजर ग्लोबल मीडिया हाइप थी वो डाई डाउन हो चुकी थी। लेकिन इसके वजह से एक थोड़ी जो चीज हुई है टाटा ग्रुप के लिए वो हमें यहाँ पे देखने मिली। सारे नुकसान की वजह से टाटा ग्रुप ऑब्वियसली कोर्ट गया था वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ, और इतने लंबे समय जो हमारे देश के अंदर बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे कोर्ट जो है वो साल में 2 से 3 महीने का वेकेशन लेते हैं। इन सब चीजों के बाद में फाइनली डिसीजन ये आया है कि टाटा ग्रुप को पैसे मिलने चाहिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे 760 करोड़ रुपीस प्लस 11% इंटरेस्ट उनके लॉस को रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। हालांकि टाटा ग्रुप को यहाँ पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कुछ तो मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे भी करती है तो कोई अपने जेब से नहीं करने वाली। जो प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था वो अपने पॉकेट से यहाँ पे पैसे पे नहीं करने वाले। पेमेंट जो होगा वो टैक्स पे से ही होगा, जो कि आम जनता, फार्मर्स, वर्कर्स और नॉर्मल काम करने वाले लोग। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आगे की कोर्ट्स तक विषय जाएगा और ये पेमेंट इतनी इजीली टाटा ग्रुप को मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी इजीली हाथ जो है और फैला नहीं देती। आज धीरे धीरे वेस्ट बंगाल की इमेज बदल रही है। इनफैक्ट सबसे फनी बात यह है कि सिंगूर, जिसे एक जमाने में फर्टाइल लैंड, एनवायरमेंट और कई दूसरी चीजों की वजह से एज ए नॉन इंडस्ट्रियल सेक्शन रखने की कोशिश की जा रही थी, वहां आज वेस्ट बंगाल कई सारी कंपनीज को आकर सेटअप करवा रही है और इसी एज एन स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होती है जहां पर इंटरनेशनल कंपनीज को लाने की कोशिश की जाती है, वहां पर सिंगूर को ही प्राइमरीली प्रेजेंट किया जाता है एज अ इंडस्ट्रियल एरिया, और गवर्नमेंट यहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू सब जनरेट करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ये जो एक बहुत बड़ा इशू था वो अब कहीं ना कहीं पर एक अच्छे मोड पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भारत ऑलरेडी भुगत चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।